कृष्णा जाधव डीएफओ भानु प्रतापपुर रेंज, आलोक बाजपेयी डीएफओ कांकेर रेंज। जोरदार तालियां इनके लिए भी हो जाए। और उससे पहले मैं अपनी सहयोगी तृप्ति और कीर्ति को मंच पर बुलाना चाहूंगी। तो देखिए, हम इनसे जानेंगे कि वन के क्षेत्र में कांकेर कितना विकास कर रहा है, क्या क्या चुनौती है, क्या क्या समस्या है, किस तरीके से उन समस्या से ये निपट रहे हैं। तो तमाम इन विषयों पर हम चर्चा करेंगे। ओवर टू यू कीर्ति एंड तृप्ति। शुक्रिया रसिका। बात हमने की शिक्षा स्वास्थ्य की, साथ ही खेती किसानी की, कि कैसे इन क्षेत्रों में डेवलपमेंट की योजनाएं चल रही है। और अब बात कर लेते हैं जंगल की। बस्तर का प्रवेश द्वार है कांकेर, और आप बस्तर के प्रवेश द्वार में आए तो आपको खूबसूरत जंगल दिखेंगे। और इन्हीं जंगलों की रक्षा हो, जंगल के उत्पादों का सही दोहन हो, साथ ही आदिवासियों को उनका अधिकार मिले, इसके लिए डीएफओस भी काम करते हैं। हमारे साथ में 2 डीएफओस हैं। कृष्णा जाधव जी डीएफओ भानु प्रतापपुर ईस्ट रेंज के, आलोक बाजपेयी जी कांकेर रेंज के डीएफओ हैं। पहला सवाल मेरा कृष्णा जाधव जी आपसे है। कांकेर जिले में किस तरीके से काम हो रहा है वन विभाग की तरफ से? क्या लक्ष्य और क्या प्राथमिकता रही है आप लोगों की? कांकेर जिले में पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ में कांकेर जिला एकमेव जिला ऐसा है जहाँ पे फॉरेस्ट के 3 डिवीजन्स हैं। यहाँ पे कांकेर डिवीज़न है, कांकेर फॉरेस्ट डिवीज़न है, भानु प्रतापपुर ईस्ट और भानु प्रतापपुर वेस्ट। कहने का तात्पर्य ये है कि ये वनों से आच्छादित है। जिले का 42% एरिया जो है वो फॉरेस्ट एरिया है। भौगोलिक क्षेत्र का 42% एरिया है वो। और जैसे इतने बड़े क्षेत्र में वन हैं, तो वनों पे जो डिपेंडेंट हमारे वनवासी हैं उनकी संख्या भी बहुत ज़्यादा है। तो हमारे जो शासकीय योजनाएं हैं वो उसको उसी तरह से अमल किया जा रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे वनवासी वनों पे जिनकी निर्भरता ज़्यादा है उनको जो है उनकी आय पे कैसे बढ़ोतरी हो, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो कैसे इम्प्रूव करे, उसी पे शासकीय योजनाएं कार्यरत है। ठीक है आलोक जी, मेरा सवाल आपसे है, अगर हम कांकेर रेंज को लेकर के बात करते हैं तो यहाँ पर वन विभाग की क्या कुछ प्राथमिकताएं रहती हैं, किस प्रकार से आप लोग कार्य करते हैं? जी, कांकेर एक जो कांकेर डिवीज़न है, इसमें जो सबसे बड़ी एक समस्या अभी हम देख रहे हैं खासकर वन्य प्राणियों की और उनका शहरों में आवागमन। यहाँ पे चूँकि कांकेर के सभी वासी उपस्थित हैं, इसलिए मैं इस बात को प्राथमिकता से बोलना चाहता हूँ कि इस पर भी हम लोग वाइल्ड लाइफ एंड ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट का जो सिचुएशन क्रिएट हो रहा है, तो उस पर वाइल्ड लाइफ एसओएस की टीम और कांकेर वन विभाग का संयुक्त एक परियोजना चल रही है और इसके जो सकारात्मक परिणाम है वो हमें देखने को मिलेंगे। इसके अतिरिक्त कांकेर डिवीज़न में लगभग 70,000 हेक्टेयर का हमारा क्षेत्र है, जिसमें बहुत ज़्यादा वनाच्छादित क्षेत्र है और जो वनवासी भाई और बहनें यहाँ पे रहते हैं तो उनके जीवन में सकारात्मक जो परिवर्तन लाने की दिशा में जो महत्वपूर्ण योजनाएं चल रही हैं उसका भी क्रियान्वयन लगातार जारी है। हम लोग लगभग 67 प्रकार के लघु वनोपज की खरीदी एमएसपी के माध्यम से या सपोर्ट प्राइस के माध्यम से कर रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें लगातार साल दर साल हमारा तेंदूपत्ता उसमें उसकी खरीदी में भी वृद्धि दर्ज की जा रही है। जैसे इस बार का मैं बताऊं तो पूरे ज़िले का लगभग 150 करोड़ का तेंदूपत्ता जो है उसका भुगतान होता है हमारे पूरे ज़िले से, जिसमें कांकेर डिवीज़न का भी योगदान काफ़ी महत्वपूर्ण है। लगभग 15 करोड़ से लेके 20 करोड़ के बीच में हम लोग भी एक साल में इसका संग्रहण करके उसका भुगतान करते हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि लघु वनोपज के संग्रहण के माध्यम से उनको अन्य लघु वनोपज अदर देन तेंदूपत्ता उसके माध्यम से हम उनको काफ़ी जो राशि का भुगतान है जो उनके जीवन में परिवर्तन ला रहा है वो हम सतत रूप से कर रहे हैं। अच्छा, आपने जब बात की आलोक जी कि जंगली जानवर जो प्राणी वन्य प्राणी हैं, तो चूंकि कांकेर शहर की जनता बैठी है और हम अक्सर देखते हैं कि जब भालू आ जाए शहर में तो लोग वीडियो बनाने लग जाते हैं, कभी तेंदुआ आ जाए तो वीडियो बनाने लग जाते हैं। तो इसके लिए वन विभाग क्या मुनादी तो ज़रूर करवाते हैं आप लोग, कई बार रिस्पॉन्स टाइम को लेकर सवाल खड़े होते हैं। तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जनता को कि अगर कोई वन्य प्राणी आ जाए तो कैसे डील करना चाहिए जब तक वन विभाग की टीम ना पहुँचे?
मैं इसमें ये बताना चाहूँगा कि वन्य प्राणियों की एक खासियत होती है कि वो हमेशा ह्यूमंस को अवॉइड करता है। खासकर वाइल्ड लाइफ में टेंडेंसीज देखी जाती हैं कि वो ह्यूमन इंटरेक्शन कम से कम चाहता है। तो अगर आपके सामने या कभी ऐसी सिचुएशन फंसती है कि आपके सामने कोई वाइल्ड लाइफ आ जाता है, तो आपको सिर्फ अवॉइड करना है, उससे आई कांटेक्ट नहीं करना है, तुरंत अपना रास्ता बदल देना है, उसके पीछे पीछे नहीं जाना है। और तत्काल आपको जो वन विभाग के कर्मचारी जिनका नंबर प्रसारित है, जगह जगह पे हमारे फ्लैग्स एंड बोर्ड्स लगे हुए हैं, कंट्रोल सेंटर है, तो उनके माध्यम से आप हमें कॉल पे बताएं और हमारी जो टीम है वो तत्काल रिस्पॉन्स करती है। बिल्कुल, तो ये बहुत इन्फॉर्मेटिव चीज़ है जो कि बताई है उन्होंने, क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि इस तरह से भालू पहुंचते हैं और लोगों को कहीं ना कहीं उसके बाद परेशानी का सामना करना पड़ता है। अगला सवाल मेरा आपसे है कृष्णा जी, सरकार की प्राथमिकताएं हैं वन अधिकार पट्टों को लेकर के, अगर आपकी रेंज को लेकर के जिक्र करें तो अभी तक कितने वन अधिकार पट्टे बांटे गए? फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के अंतर्गत वन अधिकार पत्र वितरित किए जाते हैं। वन अधिकार पत्र का मतलब है जो सदियों से वनों को जो हमारे वनवासी अपने जीविका के लिए यूज़ कर रहे हैं, उनको वो रिकॉग्निशन ऑफ राइट है। तो बहुत अच्छा कार्य कांकेर ज़िले में हुआ है और सभी वन मंडलों में बहुत अच्छा कार्य हुआ। लगभग 28,000 जो वन अधिकार पत्र, व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र जो है वो ज़िले में जारी हुए हैं। और इस पे लेके मुझे लगता है कांकेर स्टेट में सबसे ज़्यादा वन अधिकार पत्र देने वाला ज़िला होगा। अच्छा, इस सामुदायिक वन अधिकार पट्टों की भी बात चलती है, तो ये क्या प्रोसेस होता है, कैसे उस पर अप्लाई करते हैं लोग और कैसे आप लोग बांटते हैं? जैसे व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र है, वैसे वन अधिकार पत्र के और दो प्रकार हैं। एक सामुदायिक वन अधिकार पत्र है और दूसरा सामुदायिक वन संसाधन का वन अधिकार पत्र होता है। ये व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र और सामुदायिक में क्या फ़र्क है, ये अगर बताना चाहेंगे तो व्यक्तिगत वो अपनी व्यक्तिगत जीविका के लिए उस वन भूमि का यूज़ करते हैं, और जो सामुदायिक उनके यूज़ है, जैसे चराई कर रहे हैं, पूरे समुदाय के जो मवेशी है उस क्षेत्र में वन भूमि में चराई कर रहे हैं, तो वो एक सामुदायिक वन अधिकार हो गया। वैसे ही जलाऊ लकड़ी इकट्ठा करना या लघु वनोपज इकट्ठा करना, ये सारे सामुदायिक वन अधिकार में आते हैं। और नेक्स्ट स्टेप है सामुदायिक वन संसाधन। वन संसाधन में मतलब जो वन क्षेत्र है उसका एक प्रबंधन का अधिकार भी उनको समुदाय को मिलेगा, हमारे जो वनवासी समुदाय है। और उस पे भी जो है कांकेर जिले में बहुत अच्छा कार्य हुआ है। लगभग सारे ग्राम सभाएं हमारे हम ये सामुदायिक वन अधिकार और सामुदायिक वन संसाधन अधिकार से सैचुरेट किए गए हैं। आलोक जी, वन उपज संग्रहण को लेकर के अगर बात करते हैं तो इसमें किस तरह से काम किया जाता है, कैसे आपकी तरफ से आप कैसे कदम उठाते हैं वन उपज संग्रहण को लेकर? देखिए, इसके लिए एक बहुत शासन की तरफ से प्री डिटरमाइंड एंड डिफाइंड एक प्रोसेस है, जो सबसे पहले हाट बाज़ार से शुरू होता है। गांव-गांव में जहां जहां पे संग्रहण होता है, जैसे एक ग्राम पंचायत से हम टैग करते हैं हाट बाज़ार को, और हाट बाज़ार के अंतर्गत हो सकता है एक गांव हो या 2-3 गांव हो, जितने भी गांव उसमें आ सकते हैं। तो उसके ऊपर आता है एक सेकेंड स्टेज, जिसको हम बोलते हैं हाट बाज़ार के बाद जो होता है आपका वंधन केंद्र। तो वंधन केंद्र में जो हाट बाज़ार से संग्रहित मात्राएं होती हैं, तो उसको वहाँ पे वंधन केंद्र में लेते हैं। वंधन केंद्र के बाद ये फिर जिला स्तर पे आता है, यहाँ के गोदामों में, या फिर यहाँ के जो अगर वो वनोपज कहीं और संग्रहित हो रही है राज्य में, तो वहाँ पे जाती है। तो इसका एक चैनल बहुत प्री डिटरमाइंड है, प्री डिफाइंड है। वो लोग, उन लोगों का एंट्री रहता है ऐप के माध्यम से। कोई भी संग्राहक अपना वनोपज लेके जाता है तो उसका ऐप में एंट्री होता है वंधन केंद्र स्तर पे, हाट बाज़ार स्तर पे, और उसका पूरा जो मॉनिटरिंग होती है उस ऐप के डेटा की, वो हमारे मुख्यालय स्तर पे होती है। और जिस संग्राहक का जितना संग्रहण होता है उसके हिसाब से उसका मुख्यालय के माध्यम से ही उसको राशि का भुगतान किया जाता है। अच्छा, लघु वनोपज में एक बात मैं कहना चाहूँगा, बहुत अच्छा कार्य हमारे स्टेट में हुआ है लघु वनोपज संग्रहण और प्रसंस्करण और मार्केटिंग तीनों क्षेत्रों में। जैसे छत्तीसगढ़ कंट्री में सबसे ज़्यादा लघु वनोपज संग्रहण करने वाला राज्य है। स्टेट पूरे कंट्री में जितना लघु वनोपज संग्रहण होता है उसका लगभग 80% लघु वनोपज का जो MFP हम बोलते हैं उसका कलेक्शन प्रोक्योरमेंट जो है हमारे स्टेट में छत्तीसगढ़ में होता है। और कांकेर उसमें भी वन ऑफ द टॉपर है, और अराउंड
200 CR का ये इकोनॉमी है। ऑलमोस्ट 200 करोड़ रुपीस जो है हमारे जो संग्राहक परिवार है, लगभग मुझे लगता है 80,000 संग्राहक परिवार ज़िले में हैं, कांकेर, भानुप्रतापपुर ईस्ट और वेस्ट मिलके, और 80,000 संग्राहकों को सीधा उसका लाभ मिलता है। लगभग 200 करोड़ रुपए की ये बिजनेस है उनके लिए। और बहुत इंटरेस्टिंग है, जैसे हम तेंदुपत्ता की बात करें तो तेंदुपत्ता सीज़न लगभग 15 दिन का होता है। उसमें 8-10 डेज वो संग्राहक परिवार उसमें मेहनत करता है और कोई इनपुट नहीं है, कोई खाद नहीं है, कोई इरिगेट करने की ज़रूरत नहीं है, ना उनको कोई सीड्स वहाँ पे डालना है, सीधा वहाँ से कलेक्शन होना है। और वो कलेक्शन जो होता है वो शासन हम फेडरेशन के माध्यम से उसको प्रोक्योर करते हैं, और वो 15 डेज की मेहनत के लिए प्रति परिवार 20 से 30 हज़ार रुपये जो है वो राशि पाता है। बहुत सारे परिवार ऐसे भी हैं वो 1 लाख रुपीज़ तक, जो परिवार में लोग ज़्यादा है या थोड़ा ज़्यादा मेहनत कर लेते हैं, वो 1 लाख रुपीज़ तक भी उसका उनको राशि मिलता है। मतलब 4,000 प्रति मानक बोरा है, तो वो जंगल जाते हैं, तेंदू तोड़ते हैं, फिर उसी गट्टे बनाते हैं और फिर जाके आपको देते हैं। आलोक जी, हाँ, इसी में मैं एक बात ऐड करना चाहता हूँ कि जो आपने 4,000 प्रति मानक बोरा की बात करी, तो आप प्रायः देखेंगे कि 4,000 मानक बोरा जब किया गया था तो इसको एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज माना गया था ओवर द प्रीवियस प्राइस। तो 4,000 रुपये प्रति मानक बोरा तो ज़्यादा बताया गया था उस समय, लेकिन अभी हम देखेंगे तो हमारी जितनी भी समितियां हैं वो प्रीमियम पे इनकी बिक्री हुई है। मतलब अगर हमारे पास 21 समितियां हैं तो मोर देन 70% समितियां मोर देन 4,000 पे बिकी हैं। तो इन लोगों को साथ ही साथ, मतलब जो हमारे संग्राहक हैं, इनको इस राशि का तो भुगतान होता ही है, साथ ही बोनस का भी भुगतान होता है। मतलब बोनस भी देते हैं। बिल्कुल, 4,000 प्रति मानक बोरा से एक्स्ट्रा भी मिलता है। अच्छा, लाख भी तो लाख टके का है आपके यहाँ का, लाख उत्पादन कांकेर बड़ा फेमस है, तो इसके लिए किस स्तर पर काम हो रहे हैं? लाख का यहाँ का जो कांकेर का सिस्टम है बहुत ही वेल इस्टेब्लिश सिस्टम है, और कांकेर का इतिहास रहा है कि लाख पालन में और लाख के प्रोडक्शन में हमेशा अग्रणी रहा है। यहाँ पे किसानों को हमारे आइडेंटिफाइड किसान हैं जो काम करते हैं, तथा इसके साथ अन्य नए किसानों को भी जोड़ा जाता है। संघ मुख्यालय की तरफ से अभी हमें इसमें हम किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए उनको ऋण प्रदान कर रहे हैं बैंकों के माध्यम से, जिससे कि वो अपना बीहन उसको खरीद पाएँ तथा उसका मैनेजमेंट कर पाएँ। तो एक तरीके से एक प्रोत्साहन दिया जा रहा है मुख्यालय की तरफ से। साथ ही साथ यहाँ के किसान भी काफ़ी जागरूक हैं जो इस खेती को सतत रूप से करते चले आ रहे हैं। इसमें मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा, जैसे लाख खेती का कृषि का दर्जा मिला है, उससे भी बहुत फ़ायदा हुआ है, क्योंकि अब किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से उस पर क्रॉप लोन जो है वो ले पा रहे हैं। वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। मेरा सवाल आपसे है आलोक जी, वैसे तो सवाल दोनों से ही है। जल, जंगल, ज़मीन हर किसी की जिम्मेदारी होती है कि कैसे इसे प्रोटेक्ट किया जाए। इसको लेकर के आम जनता की कितनी सहभागिता होनी चाहिए ताकि ये आने वाली पीढ़ियों के लिए भी उसी तरह से बरकरार रहे? जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि जल, जंगल, ज़मीन में जब तक आम जन की सहभागिता नहीं होगी, कोई भी शासकीय योजना या कोई भी शासकीय महत्वाकांक्षा तब तक पूरी नहीं हो सकती जब तक उसमें जन सहभागिता ना हो। कांकेर वन मंडल या फिर हम ज़िले की बात करें तो उस परिप्रेक्ष्य में मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ के जो आम जनमानस है या जो वनवासी हमारे भाई बहन हैं, उनके सहयोग के बिना ना जंगल की सुरक्षा संभव है, ना जंगल के उनके जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं उनका प्रोडक्शन, जिसकी वजह से देश में हम इस समय अग्रणी हैं। यदि उनकी सहभागिता नहीं होगी तो ये सब कुछ संभव नहीं है। तो उनकी सहभागिता जब तक हम नहीं सुनिश्चित करते तब तक ये सारे ये अधूरे वादे हैं। लेकिन अभी हम जो देख रहे हैं कि हमारे ज़िले के जितने भी संग्राहक परिवार हैं वो एक त्यौहार टाइप से इसको मनाते हैं। जो 15 दिन का हमारा तेंदुपत्ता संग्रहण का या फिर अन्य सीजन्स में जो हमारे संग्रहण होते हैं लघु वनोपज के, तो उसको एक त्यौहार की तरह मनाते हैं और बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। मतलब ये कि प्रशासन ट्राइबल रिचुअल्स को सरकार की योजना के साथ बराबरी से लेकर चलता है ताकि विश्वास बना रहे। आपसे सवाल है मेरा कृष्णा जी। मैं इसमें बताना चाहूँगा, एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा। जैसे जल, जंगल, जमीन बचाने की बात हो रही है, तो शासन की योजनाएं भी जल, जंगल और जमीन के लिए बहुत अच्छी योजनाएं इस शासनकाल में आई है। जैसे जल की बात करेंगे तो नरवा विकास योजना है, बहुत
सघन रूप से इस पे काम हुआ है। हमारे तीनों वन मंडलों में लगभग 70 से 80,000 हेक्टेयर का जो वाटरशेड्स है वो ट्रीटमेंट किया गया है। वाटरशेड को यूनिट मान के ये नरवा विकास योजना में काम हुआ है और बहुत सारे स्ट्रक्चर्स, लाखों स्ट्रक्चर्स उसमें बनाए गए हैं और ग्रामीण भी बहुत उससे जुड़े हैं। जगह जगह पे नरवा के लिए, नरवा विकास योजना के लिए हमें और उसके कितना अच्छा है वो बताया जाता है। जैसे जंगल की बात करें तो जंगल मेनली हमारे वनवासियों की डिपेंडेंसी जो है वो फ्यूल वुड के लिए है। हाँ। तो फ्यूल वुड से जंगलों को नुकसान होता है बोलते हैं। तो शासन ने एक योजना लाई, मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना, हाँ। MVSY। तो उसमें हम वन क्षेत्र के बाहर वनेतर क्षेत्र में ट्री कवर बढ़ा रहे हैं। तो उसका फायदा एक तो उनको फ्यूल वुड तो मिलेगा ही मिलेगा, उसके साथ जो टिम्बर से उनको एक वो खेती ये का 3 एक साल प्रकार, तक आप सब्सिडी भी दे रहे हैं, बिल्कुल, 10,000 प्रति एकड़। बिल्कुल। तो उससे जो है जंगल और जमीन दोनों ठीक जो है। है वो बच रहा है। अच्छा, आखिरी एक वनोपज उत्पाद को लेकर बताइए आलोक जी कि वनोपज के जो उत्पाद बनते हैं, महुआ का लड्डू जा रहा है विदेशों तक, लाख को लेकर आप बता रहे हैं, अभी मिलेट की बात हुई थी तो मिलेट G20 तक चला गया। तो वनोपज संग्रहण के बाद प्रोसेसिंग को लेकर कैसे काम होता है और इन कामों में हमने देखा है कि ज़्यादातर महिलाएं लगी हुई हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ का महुआ का लड्डू दिल्ली तक फेमस है और यहाँ अभी जो कांकेर ज़िले में मिलेट प्रोसेसिंग सेंटर जो लगा है पिछले वर्ष, तो उसमें यहाँ ज़िले का और साथ ही साथ हमारे अन्य आसपास के ज़िलों का कोदो कुटकी रागी उसकी प्रोसेसिंग होती है और वो प्रोसेस्ड फूड उसकी डिमांड यहाँ नेशनल लेवल पे तो है ही है, साथ ही साथ इंटरनेशनल ऑर्डर्स भी इन लोगों को मिले हैं अपनी आयुर्वेदा को। उसके अतिरिक्त जो महिला स्व सहायता समूहों की हम बात कर रहे हैं तो हमारे कौन कौन से देश में मिले हैं? ये बेसिकली साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ को अभी फर्स्ट ऑर्डर मिला है। जितना मेरी अवनीय वालों से बात हुई है तो उन लोगों को पहला ऑर्डर साउथ ईस्ट एशिया में मिला है। साथ ही साथ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो हमारे देश के दूरस्थ राज्य हैं तो वहाँ पे भी इनके ऑर्डर्स इंडियन आर्मी के माध्यम से मिले हैं। तो कांकेर का कोदो कुटकी रागी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एज वेल एज इंटरनेशनल लेवल पे भी इसकी बिक्री होगी। जो हमारे वंधन केंद्र हैं, जो 6 वंधन केंद्र संचालित हैं, उसमें स्व सहायता समूहों के माध्यम से औषधीय प्रसंस्करण भी हो रहा है और साथ ही साथ महुआ लड्डू तथा महुआ लड्डू के अतिरिक्त अन्य उत्पाद भी प्रसंस्कृत करके उनका विक्रय किया जा रहा है। मेरा सवाल आपसे, आपने जिस तरह से जिक्र किया कि सरकार तो योजनाएं चलाती है जिससे हम जल जंगल ज़मीन को बचा लेते हैं, लेकिन आप लोग सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। क्या आप लोगों का कोई ऐसा थॉट है कि ऐसी कोई योजना चलानी चाहिए जिससे और बेहतर हो सके? क्योंकि आप सीधे तौर पर उससे जुड़े होते हैं, आपको ज़्यादा कहीं ना कहीं एक थॉट रखते हैं उस तरह का कि ये होना चाहिए ताकि इससे और बेहतर हो सके। बिल्कुल, जैसे लघु वनोपज प्रसंस्करण में हम जो काम कर रहे हैं उसको और बढ़ाया जा सकता है क्योंकि वैल्यू एडिशन MFP में और अपस्केल किया जा सकता है और वो जितना अपस्केल करेंगे उतना ज़्यादा बेनिफिट हमारे वनवासियों को मिलेगा। तो मुझे लगता है कि हम उस पर और ज़्यादा काम कर सकते हैं। ठीक, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ बातचीत साझा करने के लिए। तो वन विभाग किस तरीके से काम कर रहा है, जल जंगल जमीन हमारा है और इसकी रक्षा के लिए हर व्यक्ति को सहभागिता निभानी चाहिए। इसलिए बहुत ज़रूरी, एक छोटा सा और सवाल आपसे कर लेती हूँ कृष्णा जी। ये वनोपज संग्रहण की बात हुई, जंगल के प्राणी आते हैं तो कैसे जागरूक किया जाए ये बात हुई। एक बात और है कि जंगल कटे ना, तस्करी ना हो, इसके लिए कितने मुस्तैद रहते हैं आप? इसमें मैंने जैसे बताया कि सबसे इम्पॉर्टेंट है जंगल जिन कारणों के लिए कटते हैं वो कारण हम ख़त्म करें। तो नव तोड़ होता है तो उसके लिए कटते हैं, तो हम सभी जो भी हमारे वनवासी है उनके वन अधिकार जो है वो रिकॉग्नाइज कर ले। उसके बाद फ्यूल वुड के लिए कटाई होती है, तो फ्यूल वुड के लिए जैसे मैंने बताया कि ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट, ट्री कवर आउटसाइड फॉरेस्ट जो है वो उस पर बढ़ाना चाहिए और वो अच्छा काम उस पर भी हो रहा है। लगभग मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना में 900 एकर्स का मतलब ट्री आउटसाइड कवर बढ़ रहा है भानु प्रतापपुर क्षेत्र में और 500 का कांकेर क्षेत्र में भी बढ़ रहा है। तो उस पर अच्छे से कार्य किया जा रहा है।
बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। ओवर टू यू रसिका। थैंक यू सो मच तृप्ति, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार हम इस मंच से वो बात कर रहे हैं कि कांकेर किस तरीके से विकास कर रहा है। मैं रिक्वेस्ट करूंगी जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के एडिटर मोहित सिन्हा जी से कि वो मंच पर आए और आज इस प्रोग्राम को और भी खास बनाने के लिए हमारे खास मेहमानों का स्वागत करें, अभिनंदन करें। और मंच पर आज इस मंच से हम सभी अतिथियों से जान रहे हैं कि किस तरीके से कांकेर जिला विकास की गति में आगे बढ़ रहा है। कृष्णा जाधव डीएफओ भानु प्रतापपुर रेंज, जोरदार तालियां हो जाएं। वन के क्षेत्र में लगातार काम कर रहे हैं, वन की सुरक्षा मुहैया करा रहे हैं। आलोक बाजपेयी डीएफओ कांकेर रेंज, तो तालियां बजती रहनी चाहिए। ये मेहनत करते हैं दिन रात और उसके बाद हर उस विषय का ध्यान रखते हैं जो सरकार की योजना भी होती है, उन विषयों पर भी ये पूरा ध्यान रखते हैं।